हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। यहाँ पर हम आरटीपी मे 24 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी जो एमसीक्यूज थे आरटीपी मे 24 के केस सिनेरियो बेस्ड और जनरल एमसीक्यूज, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, राइट। तो होपफुली वो आपने देख लिया होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं चैप्टर के टेक्स्ट में कवर अप हो चुके हैं, वो सिर्फ क्वेश्चंस क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। फिर इन डिटेल हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कंपाइल करके मैंने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन अलग है या फिर अलग तरीके से पूछा है, केस सिनेरियो बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है, तो वो अलग जो क्वेश्चन है उसको मैंने कंपाइल किया हुआ है, जो आपको एग्जाम के पहले एक बार देख कर ही जाने चाहिए। बाकी के क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो मैंने नोट्स बनाई है उसमें भी उसका रेफरेंस है, और जो चैप्टर हमने पढ़ा है वहां पर कवर अप हो जाता है, राइट। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएंगे, तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप वो वहां से देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से रहेगा। बाकी ये जो कंपाइल डॉक्यूमेंट है वो अभी आरटीपी मे 24 का है। जैसे सितंबर 24 की आरटीपी रिलीज होगी तो वो उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस डॉक्यूमेंट में अपडेट कर दूंगा। तब लिंक जो मिलेगी आपको उसमें से आप फिर से वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट को वही आपको डाउनलोड करना रहेगा। गूगल ड्राइव की लिंक है, उसमें अपडेटेड डेट भी आपको मिल जाएगी, तो जो लेटेस्ट है वही आप डाउनलोड कीजिएगा, राइट। बाकी मैंने ऑलरेडी ऑडिट के आईसीआई मॉड्यूल में से सारे कॉन्सेप्ट कवर अप कर लिए हैं, और उसके नोट्स के ऊपर रिवीजन जो मैंने कंपाइल किया था नोट्स आईसीआई मॉड्यूल में से, उसके ऊपर रिवीजन वीडियोस भी अपलोड कर दिए। होपफुली वो सारे ही आपने देख लिए होंगे, राइट। और अभी मैं कॉस्टिंग जो पेपर 4 है सीए इंटर और सीए इंटर के ग्रुप 2 का, राइट, उसके ऊपर भी आईसीआई मॉड्यूल में से लेक्चर्स के वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको वो देखने चाहिए, राइट। तो चलिए अभी हम आरटीपी मे 24 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आरटीपी का, मैंने यहाँ पर रेफरेंस भी दिया है कि आरटीपी मे 24 क्वेश्चन 1 पेज नंबर, और ये कौन सा चैप्टर का है, राइट। तो आप अगर कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट करके तुरंत ही अगर आरटीपी में से क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो भी देख पाएंगे। ये पहला ही क्वेश्चन है। M Motors Limited is a leading Indian automobile manufacturer with many offerings across commercial, passenger and electric vehicles. The company is pioneering India's electric vehicle transition and enjoy considerable advantage in one of the fastest growing automotive market. ये ऑटोमेशन में है, व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इन्होंने पायनियरिंग किया हुआ है। GR and Associates have been appointed as its statutory auditors for financial year 22-23. J&K are newly appointed audit assistants in the firm and are part of the engagement team constituted for purpose of audit of M Motors Limited. जो ये GR एंड एसोसिएट्स है वो सीए फर्म एज ऑडिटर अपॉइंट किया गया है इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए। जे और के उनके उसमें आर्टिकल असिस्टेंट्स है, वो पहली बार इसका ऑडिट करने वाले हैं। However, they are confused about what such an audit tends to achieve. पर वो confused है कि ये जो ऑडिट करते हैं उससे क्या अचीव क्या होता है, क्या अचीव करने के लिए ऑडिट किया जाता है। They perceive audit as a guarantee against possible errors or frauds in financial statement. वो ऐसा मानते हैं कि ये जो ऑडिट है वो गारंटी है कि अगर कोई भी पॉसिबल फ्रॉड या एरर होगा तो वो सब कुछ पकड़ के देगा। अगर क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर दे रहे हैं, मतलब कि इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें गारंटी है कि यहाँ पर कोई भी फ्रॉड या एरर नहीं है। डू यू अग्री विद परसेप्शन ऑफ द असिस्टेंट? क्या आप उनसे अग्री करते हैं? In this context, outline objectives of an independent audit conducted in accordance with standards on auditing. इसी रिगार्ड्स में हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है वो मेंशन करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन है। एक तो आपको आउटलाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो ऐसे 200 के हिसाब से है, और ये भी बताना है कि उनका जो परसेप्शन है वेदर सच ऑडिट इज एन गारंटी और नॉट, ये भी हमें मेंशन करना है। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन को जो लास्ट में दिया है उन्हीं को कंसिडर करते हैं और उस हिसाब से आंसर दे देते हैं, पर ये जो पहला क्वेश्चन है उसको भी हमें रिप्लाई आंसर करना जरूरी होगा। ऐसे 200 जो है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट as a whole are free from material misstatement or not, whether due to fraud or error, and thereby enabling to express an opinion on the financial statement that in all material respect are prepared in accordance with applicable financial reporting framework, and to report on financial statement in accordance with the auditor's findings and considering the standards on auditing, right। इस हिसाब से कम्युनिकेट करना
करना है। ये दो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। इस पर ऐसे 200 तो सबसे पहले वो मेंशन किया हुआ है, राइट, जो ऐसे 200 का नाम लिखा है, फिर जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया, राइट, वो है। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव एज इट इज मेंशन किया हुआ है, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में समझा हुआ है। Auditor's objective is to obtain a reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error। ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो रीजनेबल एश्योरेंस अचीव करना है। Reasonable assurance is to be distinguished from absolute assurance. Absolute assurance is a complete assurance or a guarantee that financial statements are free from material misstatement. रीजनेबल एश्योरेंस है वो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, बट वो गारंटी नहीं है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब की गारंटी, इसमें कोई भी फ्रॉड या एरर नहीं है। However, reasonable assurance is not a complete guarantee. Although it is a high level of assurance, but it is not a complete guarantee. Audit of financial statement is carried out by an auditor with professional competence and skills in accordance with standards on auditing. Audit procedures are applied in accordance with assessed. Audit evidence is obtained and evaluated. On the basis of that, conclusions are drawn and opinion is formed. It leads to high level of assurance, which is called a reasonable assurance, but it is not an absolute assurance. हम reasonable assurance अचीव करते हैं, absolute assurance या फिर गारंटी नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर गारंटी कंसिडर नहीं करेंगे ऑडिट को, क्योंकि ऑडिट गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ छूटने के चांसेस है। इनहेरेंट लिमिटेशंस आपने समझा ही होगा, चैप्टर 1 में हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर है, ऑडिट प्रोसीजर से हम वो सैंपल बेसिस पर करते हैं, मैनेजमेंट शायद हमें सारे ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड ना करे। तो ऐसे बहुत सारे रीजन की वजह से ऑडिट कभी भी गारंटी नहीं दे सकता है, वो सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। तो जो दो आर्टिकल्स है उनका जो परसेप्शन है वो गलत है कि ऑडिट गारंटी है, वो गलत है। Therefore, perception of both assistance is not proper. Auditor of financial statement does not seek to provide guarantee that financial statements are free from material misstatement that caused by fraud or errors. He obtains reasonable assurance. Simple. So RTP का क्वेश्चन का जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, उसमें नीचे और भी पॉइंट्स समझाए गए हैं, मिस स्टेटमेंट्स क्या है, रिटर्न रिपोर्ट देना वगैरह, राइट। जो बुक में चैप्टर 1 जो है उसकी बुक में ये ऑब्जेक्टिव के नीचे 4-5 पॉइंट्स दे रखे थे, वो सारे के सारे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, बट वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव समझाना है और वेदर द परसेप्शन ऑफ दैट आर्टिकल्स आर करेक्ट और नॉट। तो वो परसेप्शन समझाने के लिए ये 2 पॉइंट जरूरी थे, तो मैंने ऐड किए हैं, और फिर हमारा कंक्लूजन यहाँ पर लिखा है, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, और फिर वो जो परसेप्शन बराबर है या नहीं वो समझाने के लिए ये पॉइंट्स लिखे और हमारा कंक्लूजन, राइट। इस तरह से आंसर लिखना चाहिए। उसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स थे जो मेरे हिसाब से काम के नहीं है, तो मैंने ये जो कंपाइलेशन किया है उसमें से हटा दिया है। अगर आप आरटीपी में से पढ़ेंगे तो वो आपको 2-3 पॉइंट्स मिलेंगे, बट वो इतने जरूरी नहीं है, वो सिर्फ लेंथ थी, एज इट इज कॉपी कर दिया है मॉड्यूल में से, जो जरूरी नहीं है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है आरटीपी का वो देखते हैं। ये मैंने कंपाइलेशन में नहीं लिया है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। ये एमसीक्यूज तो ऑलरेडी हमने सोल्व कर दिए हैं, राइट। फिर आपको आरटीपी में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपके लिए वो इजी हो जाता है। जो पहला क्वेश्चन हमने जो समझा वो, फिर सेकंड क्वेश्चन, standards on auditing apply in audit of historical financial information, whereas standards on review engagement SREs apply in review of historical financial information. Explain in detail giving examples. SS जो है वो audit of historical financial information में अप्लाई होता है। Audit है वो high level of assurance, reasonable assurance engagement है, जबकि review है वो limited assurance engagement है, lower level of assurance then ऑडिट, राइट। ये मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस हमें प्रोवाइड करते हैं, और दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में किया जाता है। इसके एग्जांपल्स भी पूछे हैं, बट एसएस के एग्जांपल्स आप ऑडिट पढ़ेंगे तो पता चल जाएंगे, बट एसआरएस के एग्जांपल मेरे हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ नाम याद रखना, वो क्या है क्यों है वो हमें नहीं समझा है, सिर्फ नाम बताया है, तो वो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस, एग्जाम्पल्स पूछने के चांसेस नहीं है, उनका एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं, राइट। ये सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। जो फिर थर्ड क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज इंक्लूड सर्टेन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑडिटर व्हाइल प्लानिंग एन ऑडिट। डिस्कस सच एक्टिविटीज ब्रीफली। हाउ परफॉर्मिंग सच एक्टिविटीज असिस्ट इन ऑडिटर। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के बारे में चैप्टर 2 में समझाया गया है। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में वेदर सच ऑडिट एंगेजमेंट टू बी एक्सेप्टेड और टू बी कंटिन्यूड और नॉट, वो हमें सोचना है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल कर पाएंगे या नहीं, और जो
रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग द एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, जो ऐसा 210 की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में आती है और यहाँ से हमें हमारा स्टार्टिंग होता है और प्रॉपरली हम काम कर पाएंगे तो ये नेसेसरी एक्टिविटीज रहेंगे, राइट। ये चैप्टर 2 में दिया हुआ है, आप ये एक बार आंसर पढ़ सकते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, वो भी वैसे तो ऑडिट मॉड्यूल में दिया है बट हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये मैंने कंपाइल किया हुआ है, राइट। मैंने 2 और 3 स्किप किया है क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट। अब सीधा फोर्थ क्वेश्चन जो आरटीपी का है वो यहाँ पर क्वेश्चन 2 चैप्टर 2 का है। The assistance of a CAK is assigned responsibility of drafting audit program relating to purchase appearing in financial statement of broad industries, a partnership firm. The said firm is GST registered taxpayer and is engaged in manufacturing of packing boxes from a special type of paper taxable under GST. Help him by drafting the sample audit program for a purchases. Audit program मतलब in detail क्या क्या प्रोसीजर्स करनी है, क्या क्या टेक्निक्स का यूज करना है, कितना सैंपल्स वगैरह होगा, तो वो सब कुछ ऑडिट प्रोग्राम के अंदर होता है। यहाँ पर हमें ड्राफ्ट ऑडिट प्रोग्राम देना है रिगार्डिंग परचेज। जो परचेज है ये फॉर्म के अंदर उसको चेक करना है तो उसके लिए हम ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर करना है और ये जीएसटी भी पे करते हैं तो जीएसटी की भी पॉइंट्स हमें यहाँ पर कंसिडर करने होंगे। यहाँ पर 4-5 पॉइंट्स 4-5 कोई भी प्रोसीजर्स आप मेंशन करेंगे तो चलेगा। चैप्टर 2 जो प्लानिंग प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी वाला है उसमें भी ये एग्जांपल दिया हुआ है, राइट। यही यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है बट क्वेश्चन नहीं था, वहां पर सिर्फ ऐसा एग्जांपल दिया था कि ऑडिट प्रोग्राम कैसा हो सकता है, वो ऐसे क्वेश्चन आंसर बनाकर यहाँ पर दे दिया है, राइट। ये ऑडिट प्रोग्राम का ड्राफ्ट है। ब्रॉड इंडस्ट्रीज नेम ऑफ कंसर्न फाइनेंशियल ईयर जो भी है प्रिपेयर्ड बाय रिव्यूड बाय एंड अप्रूव्ड बाय उनका साइन रहेगा, या फिर नाम लिखा जाएगा विथ डेट। सीरियल नंबर, नेचर ऑफ प्रोसीजर, एक्सटेंट ऑफ चेक, कितना चेक किया गया है, बेसिस ऑफ सैंपल एंड डन बाय whom, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल पाए। यहाँ पर 4 प्रोसीजर का एग्जांपल दिया है। वाउच फ्यू परचेज इनवॉइस ऑफ पेपर फ्रॉम परचेज रिकॉर्ड ऑफ कंसर्न। फ्यू परचेज इनवॉइसेस चेक करने हैं सैंपल बेसिस पर ताकि परचेज बराबर है या नहीं वो पता चलेगा। ट्रेस दिस इनवॉइसेस इनटू अकाउंट बुक्स ऑफ कंसर्न, जो परचेज इनवॉइस है वो हम अकाउंट बुक के साथ ट्रेस करेंगे ताकि उनका रिकॉर्डिंग जर्नल प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं। वेरीफाई फ्यू परचेज इनवॉइस ऑफ पेपर ऑन जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल पे भी देखेंगे कि ये जो परचेज है उसको डिस्क्लोज किया दिखाता है या नहीं, ताकि उसकी आईटीसी वगैरह के बारे में पता चलेगा। Trace few purchase invoice of paper in stock records to ensure that this have been added to stock of raw material, और ये भी हम देखेंगे कि उसको स्टॉक रिकॉर्ड्स में भी ऐड किया है, जो भी परचेस किया है एज अ रिसिप्ट एज अ स्टॉक रिसिप्ट दिखाया है या नहीं वो भी हम चेक करेंगे। तो ये ऑडिट प्रोग्राम इस तरह से हो सकता है, सिंपल। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे अगर आप पहली बार अगर देखते हैं तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे तो ये मॉड्यूल के अंदर दिया है, मॉड्यूल अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, राइट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आरटीपी में है वो देखते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में क्वेश्चन 5, सतरंगा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स। द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैव प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यूज ऑफ कंपनी। सतरंगा फूड है वो पिकल्स प्रिपेयर करते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं, तो ऑडिटर है वो इसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन चेक करना चाहते हैं इस कंपनी का। Despite that, there is a possibility that misstatements in revenue recognition are not identified by planned audit procedures. Identify and explain the particular risk in detail. ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर भले ही ट्राई करे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं उसके लिए प्रोसीजर करे, फिर भी वहां पर ऐसे चांसेस है कि उनको मिसस्टेटमेंट्स ना मिले, राइट। तो इससे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पर्टिकुलर रिस्क इन डिटेल, ये कौन सा रिस्क है वो हमें समझाना है। ये डिटेक्शन रिस्क है। डिटेक्शन रिस्क मतलब कि ऑडिटर है वो ऑडिट प्रोसीजर करेगा फिर भी मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट ना कर पाए, ये ऑडिट रिस्क का पार्ट है। ऑडिट रिस्क में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क हो सकता है। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर की वजह से हो सकता है कि ऑडिट प्रोसीजर बराबर नहीं की है, राइट। तो यहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर करने के बावजूद मिसस्टेटमेंट्स अगर डिटेक्ट ना हो ऐसा रिस्क हो सकता है, दैट इज अ डिटेक्शन रिस्क। इस टाइप का क्वेश्चन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में दिया हुआ है जिसमें गार्लिक ब्रेड का एग्जांपल, यहाँ पर पिकल मैन्युफैक्चरर है, वहां पर गार्लिक ब्रेड मैन्युफैक्चरर के बारे में था, डिटेक्शन रिस्क का था, सिंपल। तो ये ऑलरेडी बुक में कवर अप है। फिर 6th क्वेश्चन है, आईटी रिलेटेड रिस्क कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑडिट, इन व्हाट डिफरेंट वेज सच रिस्क कैन हैव इम्पैक्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
तीन तरीके से इंपैक्ट हो सकती है। इंपैक्ट ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अगर आईटी रिलेटेड रिस्क है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करनी होगी। सेकंड, इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिस्क है, राइट। एंड थर्ड, रिपोर्टिंग, अगर बहुत ही ज्यादा रिस्क है तो उसको हमें, उसकी इंपैक्ट है वो हमें रिपोर्ट करनी रहेगी। ये ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, मॉड्यूल में दिया है चैप्टर 3 के अंदर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, नो नीड टू डिस्कस फर्दर। फिर 7th क्वेश्चन है वो हमें देखना होगा, उसका आंसर अलग है। 7th क्वेश्चन चैप्टर 4 से स्टार्ट होता है। CA Kanika audited books of accounts of engineering limited for the financial year 22-23. The auditor used an audit procedures according to which all the documents and records maintained by the company were checked in detail to obtain audit evidence. Explain the audit procedure used by the auditor. इन्होंने जो CA Kanika है उन्होंने एक कंपनी का ऑडिट करने में क्या रिकॉर्ड्स जो है, डॉक्यूमेंट्स है वो इन डिटेल चेक किया। तो ये कौन सी ऑडिट प्रोसीजर है? ये इंस्पेक्शन है, राइट। Comment on reliability of audit evidence obtained by performing such an audit procedure in some situation. इंस्पेक्शन करेंगे तो उससे reliability of audit evidences क्या हो सकती है उसके बारे में हमें यहाँ पर कमेंट करना है। इसका आंसर देखते हैं। Inspection involves examining records or documents, whether internal or external, in paper form, electronic form, or other media, or a physical examination of an asset. In view of above, it can be concluded that CA Kanika used inspection as an audit procedure. पहले इंस्पेक्शन क्या है वो हमें समझाया कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स को चेक करना या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन असेट, उसे इंस्पेक्शन कहा जाएगा और इस केस में इंस्पेक्शन किया हुआ है। Inspection of records and documents provides audit evidence of a varying degree of reliability depending on their nature and source, and in the case of internal records and documents, on the effectiveness of internal control over their preparation, production. जो भी कोई भी ऑडिट एविडेंस के ऊपर हम रिलाय करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो सोर्स कैसा है, कहाँ से मिला है, नेचर कैसा है उस ऑडिट एविडेंस का, या फिर अगर वो इंटरनल एविडेंसेस है तो उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स कैसा है, वो कितने इफेक्टिव है। वो जितने ज्यादा इफेक्टिव होंगे हम उतना रिलाई कर पाएंगे। तो ये फैक्टर्स को कंसिडर करके हम जज कर सकते हैं वेदर सच ऑडिट एविडेंस और वेदर सच ऑडिट प्रोसीजर्स आर रिलायबल और नॉट। एग्जांपल्स ऑफ इंस्पेक्शन यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज एन इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन। अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना चाहते हैं, राइट, और इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो अगर हम इनवॉइसेस या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में ऑथराइजेशन है या नहीं वो चेक करेंगे। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्पेक्शन। Some documents represent direct audit evidence of the existence of an asset. For example, a document constituting a financial instrument such as an inventory or bond. Inspection of such documents may not necessarily provide audit evidence about ownership or value. कुछ डॉक्यूमेंट से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो भी असेट है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, बट उसी डॉक्यूमेंट में से हमें ओनरशिप या फिर वैल्यू के बारे में शायद पता ना चले। जैसे कि बिल्डिंग है तो उसका टाइटल डीड चेक करेंगे तो पता चलेगा कि भाई इसका राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एनडीटी का है, बट उनसे उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, ना ही एग्जिस्टेंस पता चलेगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया इन्वेंटरी या बॉन्ड का, अगर हम पेपर देखेंगे क्या कहाँ पर कितना है उसके सामने, अगर लोन वगैरह ली है तो उसके डॉक्यूमेंट से एग्जिस्टेंस पता चलेगा, बट उसके साथ ओनरशिप या वैल्यू पता ना चले। इन एडिशन, इंस्पेक्टिंग एन executed contract may provide audit evidence relevant to the entity's application of accounting policies such as revenue recognition. Inspection of tangible assets may provide reliable audit evidence with respect to their existence, but not necessarily about the entity's rights and obligations or the valuation of assets. Inspection of individual inventory item may accompany the observation of inventory counting. Right? तो अलग अलग प्रोसीजर के लिए अलग अलग आइटम के हिसाब से शायद अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर्स रिलायबल हो सकते हैं। सिंपल। फिर थोड़े से क्वेश्चन आरटीपी में से देखते हैं जो एज इट इज दिए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन 8 है, CAJ is conducting statutory audit of Gemini Limited engaged in manufacturing of pharma products. The company is fairly large one and has a well functioning internal audit department. CAJ है वो एक कंपनी का ऑडिट करते हैं जिसमें काफी अच्छा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। While considering sending out external confirmation requests to trade receivables outstanding as on the date of financial statement, CAJ has delegated the process of choosing trade receivables, designing request and receiving response from customers to internal audit department. यहाँ पर काफी ट्रेड रिसीवेबल्स है तो उनको एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो भेजने का ये जो ऑडिटर है वो सोचते हैं, और ये पूरा काम उनको कौन से पार्टी को चूज करना, डिजाइनिंग ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सेंडिंग इन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एटसेट्रा, वो सब कुछ इंटरनल ऑडिटर को ये डेलीगेट कर देता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है वो। The responses are also received on the mail ID of internal audit department. जो रिस्पॉन्स है वो भी इंटरनल ऑडिटर ही रिसीव करते हैं।
इज द अप्रोच ऑफ सीएजे प्रॉपर? क्या सीएजे का अप्रोच है वो प्रॉपर है? नहीं, क्योंकि इस पर ऐसा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन में कौन सी पार्टी को चूज करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करवानी है, रिक्वेस्ट सेंड करना है, एक्सेट्रा सब कुछ स्टैट्यूटरी ऑडिटर को करना कंपलसरी है। वो इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्ट डेलीगेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि डायरेक्टली ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस नहीं बनेगा और फिर वो उतना रिलायबल नहीं होगा। तो ये गलत है, सीएजे का अप्रोच बराबर नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में दिया हुआ है, तो एज इट इज क्वेश्चन है, सिर्फ नाम चेंज किया हुआ है, बाकी कुछ अलग नहीं है। तो ये फिर से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से पढ़ा है तो। फिर क्वेश्चन 9, the newly appointed auditor of BTN Limited wants to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balances contain misstatements that materially affect the current period's financial statements. What audit procedure should perform for this purpose? ओपनिंग बैलेंसेस बराबर है या नहीं, उनके लिए चेक करना है। न्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर है, मतलब कि यहाँ पर SF 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस एप्लीकेबल होगा। तो ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं, वो चेक करने के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म की जाएगी। तो उसमें 3 चीजें कवर अप होती है। सबसे पहले तो जो क्लोजिंग बैलेंस थे प्रीवियस ईयर के, वो प्रॉपर्ली ब्रॉड फॉरवर्ड किए हैं या नहीं, या फिर प्रायर पीरियड आइटम प्रॉपर्ली डिस्क्लोज की है या नहीं। सेकंड, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो ओपनिंग बैलेंसेस में रिफ्लेक्टेड है वही कंटिन्यूअसली फॉलो कंसिस्टेंटली फॉलो होती है या नहीं। थर्ड, 3 में से कोई भी एक प्रोसीजर किया जाएगा। उसमें 3 और पॉइंट्स है। अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिट हुआ है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह को चेक करेंगे। सेकंड, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर का ऑडिट करने के लिए जो प्रोसीजर्स किए, क्या उससे हम ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में एविडेंसेस मिलते हैं या नहीं। एंड थर्ड, क्या कोई भी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत है फॉर दैट ओपनिंग बैलेंसेस, तो वो हम करेंगे। ये आंसर आएगा ऐसा 510 में मॉड्यूल में दिया हुआ है। फिर 10th question, SPR Limited has been into the media business since 2001. During the financial year 22-23, many notices were received by the company for hurting public sentiments and financial claims were filed against the company. जो एक मीडिया बिजनेस कंपनी है, उनके सामने उनको बहुत सारी नोटिसेस मिली है क्योंकि उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। As an auditor of company, you requested the management for arranging the meeting with company's external legal counsel. इसीलिए आपने एक्सटर्नल मैनेजमेंट को बोला कि भाई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ हमें मीटिंग करनी है। मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट सच मीटिंग्स आर नेसेसरी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ओनली। मैनेजमेंट का ऐसा व्यू है, वो सिर्फ कुछ सर्कमस्टांसेस में ही मीटिंग करवाना जरूरी है। कैन यू लिस्ट डाउन सच सर्कमस्टांसेस? क्या आप वो सर्कमस्टांसेस को लिस्ट डाउन कर पाएंगे? हाँ। SF 501 जो है ऑडिट एविडेंसेस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, उसमें 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं कि अगर कोई भी मैटर है वो कॉम्प्लेक्स सिग्निफिकेंट है, या फिर जिसमें मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जो है उन दोनों के बीच उन दोनों का जो वो दोनों एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं विथ ईच अदर्स ओपिनियन, तो उस केस में एक्सटर्नल ऑडिटर है, जो ऑडिटर है वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ मीटिंग कर सकता है, राइट। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ ये केस सिनेरियो दिया है, बट जो बाकी आंसर है वो तो जो SF 501 में दिया है वही मेंशन करना रहेगा, सिंपल। फिर जो 11th क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो देखते हैं। Droma Shoes Private Limited was established in year 2023 for manufacturing of footwear. As funds were needed to carry on its business activities, including for purchase of different raw materials, incurring of regular expenses like power and fuel and payment of wages, etc., it had got sanctioned a credit facility amounting to rupees 2 crores repayable on demand from a bank against primary security of its current assets and collateral security of residential house of one of its director. ये जो एक कंपनी है उन्होंने बोरोविंग्स लिए है, राइट, और वो जो बोरोविंग्स है वो किस लिए? रेगुलर एक्सपेंसेस लाइक पावर, फ्यूल, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्सेट्रा, मतलब कि वो वर्किंग कैपिटल लोन है। कितना सैंक्शन हुआ है? रुपीज 2 करोड़ रिपेएबल ऑन डिमांड है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है फ्रॉम बैंक अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ करंट असेट्स, मतलब कि वर्किंग कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल लोन। और कोलेटरल किसका है? रेसिडेंशियल हाउस ऑफ इट्स डायरेक्टर, मतलब कि डायरेक्टर ने भी उसमें गारंटी दिया हुआ है। Duly signed guarantee documents by directors in favor of bank also form part of bank's loan documentation. Account statement of above facility downloaded from bank's website shows debit balance of rupees 1.85 crore as on 31st March 2020. 31st March को outstanding balance है rupees 1.85 crore. So operations in above credit facilities are satisfactory. सब कुछ operations, सब कुछ evidence है, सब कुछ बराबर है. In this regard, identify nomenclature of such credit facility given by banks. How would above amount of rupees 1.85 crores
डी रिफ्लेक्टेड एंड क्लासिफाइड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी एज ऑन 31st मार्च। इसका नोमेनकल्चर क्या है? तो ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग है, राइट, फ्रॉम बैंक्स, और उसको शॉर्ट टर्म बोरोविंग करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा फ्रॉम बैंक्स रिपेएबल ऑन डिमांड, राइट। इस तरह से 1.85 करोड़ है वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा। Also state specific disclosure requirement of Schedule 3 of the Companies Act 2013 in relation to above, और Schedule 3 के जो disclosure की requirement है वो भी हमें mention करना रहेगा। तो एक तो ये दिखाना होगा कि ये secured loan है और security क्या है, current assets, और director ने भी security दी है वो भी mention किया जाएगा क्योंकि उसको भी separately disclose करना necessary है, right। और यहाँ पर यह भी डिस्क्लोज किया जाएगा कि जो क्वार्टरली स्टेटमेंट बैंक को सबमिट करने हैं वो प्रॉपर्ली सबमिट किए हैं या नहीं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच होते हैं या नहीं, और अगर उसमें कोई भी डिफरेंसेस है तो वो डिफरेंसेस को रिकंसिलिएशन रीजंस वगैरह डिस्क्लोज करना रहेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। The type of credit facilities referred to in above situation given by banks to meet working capital requirements of business which are repayable on demand are known as a cash credit facilities or overdraft facilities. The amount of rupees 1.85 crore outstanding as on 31st March 2023 reflects borrowings of the company, and it would be classified as a short-term borrowings as a loans repayable on demand from banks under current liabilities in balance sheet of the company. Current liabilities में short-term borrowings repayable on demand from bank ऐसा इस तरह से disclose किया जाएगा। Borrowing shall further subclassified as a secured, ये secured loan है। Specific disclosure requirements of short-term borrowings under Schedule 3 to the Companies Act 13 in given situation are as under nature of security, that is primary security of current assets and collateral security of residential house belonging to director shall be specified. Nature of security क्या है वो mention किया जाएगा। As the loans have been guaranteed by directors, the aggregate amount of such loans shall be disclosed. Director ने गारंटी दी है तो उसकी total amount है 1.85 करोड़, वो भी mention, 2 करोड़ जो भी है वो भी mention करना रहेगा। Then to be disclosed as additional regulatory information, since the company has borrowings from bank on the basis of security of current assets, it shall also disclose the following: whether quarterly returns or statements of current assets filed by the company with banks or financial institutions are in agreement with books of accounts। जो quarterly statement submit किए बैंक को क्या वो financial books of accounts के साथ match होते हैं या नहीं? If not, summary of reconciliation and reasons of material discrepancies if any to be adequately disclosed। अगर वो नहीं हो रहे हैं राइट मैच तो उसका रीजन है वो भी मेंशन करना होगा, मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज के रिकंसिलिएशन और रीजंस मेंशन करने। सिंपल, तो इस तरह से डिस्क्लोजर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसटीयू प्राइवेट लिमिटेड लिस्टिंग सम रेशियोज। Discuss whether disclosure given in following manner meets requirement of Schedule 3 for the Companies Act 2013. Ignore other ratios which are not listed in extract given below. ये जो कोई एक कंपनी है उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 4 रेशियोज दिखाए हैं जो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है। शेड्यूल 3 के हिसाब से 11 रेशियोज को डिस्क्लोज करना है, बट यहाँ पर हमें बोला है कि इग्नोर अदर रेशियोज। यहाँ पर 4 दिखाए है, बाकी के साथ नहीं दिखाए है, उसके बारे में हमें आंसर नहीं करना है। उसके अलावा वेदर मीट्स रिक्वायरमेंट, राइट, क्योंकि रेशियोज तो दिखाने हैं बट उसमें क्या दिखाना है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के रेशियोज आएंगे तो चलो वो तो उन्होंने दिखाया है, पर उसके साथ फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या है वो भी मेंशन करना है, डिस्क्लोज करना है। और तो और अगर प्रीवियस ईयर के साथ जो करंट ईयर के रेशियोज में 25% से ज्यादा का अगर डिफरेंस है, राइट, तो वो रीजन भी बताना है कि प्रीवियस ईयर में इतना था, करंट ईयर में इतना है, तो अगर वो वेरिएशन 25% से ज्यादा है तो उसके रीजन भी डिस्क्लोज करने रहेंगे। तो ये दो चीज, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और रीजन, अगर 25% से ज्यादा का वेरिएशन है तो वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। The disclosure given in the question does not meet requirement of Schedule 3 to the Companies Act 13. Schedule 3 requires that the company shall explain the items included in numerator and denominator for computing the ratios. Further, explanation shall be provided for any change in ratio by more than 25% as compared to preceding year. Preceding year से अगर ratio में जो change हुआ है वो more than 25% है तो वो भी disclose किया जाएगा। In the given table, the company has not explained the items included in numerator and denominator for computing ratios. Further, variations in ratios are as compared to preceding year are as under. फिर variation भी यहाँ पर calculate किया है। Current ratio में 2.5 है, previous year में 2.30 था, तो यहाँ पर जो variation है वो 8.69% है। Variation आप कैसे calculate करेंगे, इन दोनों का जो difference है, right, यहाँ पर 0.20 डिवाइड बाई 2.30 होगा, राइट। जो डिफरेंस डिवाइड बाई जो बेस है, मतलब कि प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स है वो आपको एज अ बेस लेने रहेंगे।
जैसे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर डिफरेंस 3 है, राइट, डिवाइड बाय 6 किया, यहाँ पर 1.75 और 5 का जो डिफरेंस रहेगा, राइट, मतलब 3.25 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पर 13 और 10 है तो 3 डिवाइड बाय 10। इस तरह से ये वेरिएशन है वो कैलकुलेट किया जाएगा। इसके लिए आपको कैलकुलेटर भी लेकर जाना होगा, ऑडिट में भी अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। As calculated above, there is a change in inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, and net profit ratio by more than 25% as compared to preceding year. Therefore, explanation for such changes have also to be provided whether there are changes by more than 25% as compared to preceding year. यहाँ पर ये तीनों में 25% से ज्यादा का वेरिएशन है, तो इन तीनों का एक्सप्लेनेशन रीजन भी मेंशन करना रहेगा, राइट। तो ये डिस्क्लोजर बराबर नहीं हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये 11th क्वेश्चन देखना रह गया, तो वो देख लेते हैं। Proceedings have been initiated against Falls Limited for holding Benami property under law relating to prohibition of Benami transactions and the rules made thereunder by such property is not recorded in books of account. As a consultant to the company, what will you advise the company as far as disclosure requirement are concerned in financial statement in relation to said proceedings? अगर बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट में अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डिस्क्लोजर्स देना जरूरी है कि वो बेनामी प्रॉपर्टी कौन सी है, उसकी अमाउंट, कौन बेनिफिशियरी था और कौन से प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो सब कुछ डिस्क्लोज करना जरूरी है। वो ऑलरेडी चैप्टर 5 में इन डिटेल दिया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन 12 ऑलरेडी हमने देख लिया, क्वेश्चन 13 भी हमने ऑलरेडी देख लिया। फिर क्वेश्चन 14 चैप्टर 6 में से है। Rajni, a CA student, has understood that SA 230 requires auditor to prepare audit documentation on a timely basis. While reading about SQC1, she notices that time limit for completion of final audit file is ordinarily not more than 60 days after the date of auditor's report. रजनी ने ये समझा हुआ है, वो सीए स्टूडेंट है, कि जो ऑडिटर है वो टाइमली मैनर में उनको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं, और SQC1 पढ़ा तब पता चला कि 60 डेज के अंदर ऑडिट कंप्लीट हो, उसके 60 डेज के अंदर ऑडिट फाइल है वो कंप्लीट करनी रहेगी। She finds it to be puzzling, unable to comprehend, she seeks your guidance, guide her. वो कंफ्यूज हो गई है तो उसको हमें गाइड करना है। यहाँ पर जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो टाइमली मैनर में जब ऑडिट कर रहे हैं तब साथ साथ में ही प्रिपेयर करना चाहिए, बट जो कंपाइलेशन ऑफ ऑडिट फाइल है वो विद इन 60 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट साइन हुआ उसके 60 डेज के अंदर अंदर वो कंप्लीट किया जा सकता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, उसमें कोई भी नया काम, नई प्रोसीजर या नया ओपिनियन पर नहीं पहुंचा जाता है, सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, डिस्कार्डिंग करना, डुप्लीकेट जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सॉर्टिंग करना, राइट, वो सारी चीजें वहां पर कवर अप होती है, तो वो किया जाएगा, राइट। बाकी टाइमली मैनर में ही कंप्लीट करना जरूरी है, साथ में ही कंप्लीट करना जरूरी है, बाकी कंपाइलेशन है वो विद इन 60 डेज किया जा सकता है। सिंपल, तो आप ये आंसर देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिर 15th क्वेश्चन है, डिस्कसिंग मीनिंग ऑफ कंप्लीशन मेमोरेंडम, एलाबोरेट अपॉन इट्स इंपोर्टेंस। कंप्लीशन मेमोरेंडम मतलब कि डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया जाएगा जिसमें जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसका समराइज किया जाएगा, ताकि वो फ्यूचर में भी यूज हो सके, और जो ऑडिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पता चल पाएगा, किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो इजीली कम्युनिकेट हो पाएगा। तो ये कंप्लीशन मेमोरेंडम है, वो भी चैप्टर 6 में दिया हुआ है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं। क्लियर। फिर जो 16th क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन है, CAK is a statutory auditor of DEMA Private Limited for the year 22-23. The company has 3 plants in India. He is nearing completion of audit procedures relating to financial statements for the year under audit and has yet to sign audit report. CAK है वो कोई एक कंपनी का स्टेचुटरी ऑडिटर है, उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ काम कर लिया है, नियरिंग टू द कंप्लीशन है, सब कुछ बराबर ही मिला हुआ है अब तक, और वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वाले ही है। Meanwhile, a huge fire had broken out in the one plants of the company located near Nashik on 25th June 2023, damaging substantial part of machinery and work in process, resulting in loss of about ₹5 crore. बट उसके पहले ही आग लग जाती है एक प्लांट के अंदर और 5 करोड़ का नुकसान हो जाता है प्लांट एंड मशीनरी, और जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें आग लग जाती है उस वजह से। Unaware of the incident, he is in process of finalizing his report in first fortnight of July 2023. इसके बारे में ऑडिटर को नहीं पता था और वो जुलाई 2023 में साइन करने वाला था। State few audit procedures to be performed by him to obtain sufficient appropriate audit evidence for identifying such events. इसके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर्स है वो करनी चाहिए, वो हमें मेंशन करना है। Also explain auditor's responsibilities in this situation, और इस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये SF 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स में कवर अप होता है।
जो भी बैलेंस शीट डेट और ऑडिटर्स रिपोर्ट साइन करने के बीच में जो भी इवेंट है उसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहा जाता है। अगर उसकी कंडीशन है वो 31 मार्च को थी, बैलेंस शीट डेट को थी, तो उसे एडजस्टमेंट करना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ डिस्क्लोजर करना जरूरी होगा अगर वो इंपॉर्टेंट इवेंट है तो, राइट, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट जो भी है। तो उसके लिए ऑडिटर है वो मिनट्स रीड कर सकता है, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह चेक कर सकता है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी वगैरह कर सकता है, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ऑडिट रिपोर्ट जब तक वो साइन करता है उस दिन तक के सारे ऐसे इवेंट्स को कंसिडर करके उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट या फिर डिस्क्लोज करवाना जरूरी है, वो उन्हें देखना होगा। चलिए, in the given situation, a huge fire had broken out in one plant of company on 25th June 2023, destroying substantial part of machinery and WIP, resulting in loss of rupees 5 crores. The auditor has yet to sign audit report. Before signing audit report, he should perform following audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence that all such events have been identified and are appropriately reflected in financial statement. ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले कुछ प्रोसीजर्स करें, और इससे अगर कोई भी ऐसे इवेंट्स है तो वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं, एडजस्ट करना है तो एडजस्ट किए हैं या नहीं, डिस्क्लोज करना है तो डिस्क्लोज किए हैं या नहीं, वो देखना होगा। क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स को करेंगे? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव अकर्ड। मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी की जाएगी कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है या नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसा कि आपने AS4 पढ़ा होगा, तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट वही है, राइट। तो मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनसे हम पूछेंगे तो पता चल सकता है। Reading minutes of the meetings of owners management that have been held after date of financial statements and inquiring about matters discussed at such meetings for which minutes are not available. Minutes हम जो है मीटिंग्स की जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है, ऐसी मिनट्स की मीटिंग्स हम रीड करेंगे, उसमें क्या क्या हुआ है वो पता चलेगा, और जो मीटिंग्स की मिनट्स अवेलेबल नहीं है उसके बारे में हम इंक्वायरी कर सकते हैं। Reading and it is latest subsequent interim financial statements. इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा कि अगर कोई भी ऐसे इवेंट्स हो तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शायद रिफ्लेक्ट हुए होंगे। Obtaining written representations from management in accordance with SF 580, और हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे ताकि अगर ऑडिटर को पता नहीं है बट मैनेजमेंट ने कुछ छुपाया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा, इसीलिए SF 580 के हिसाब से हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे। The situation is an example of subsequent event occurring between the date of financial statements and date of audit report requiring disclosure in financial statement. The auditor has a responsibility to obtain sufficient appropriate audit evidence whether such an event requiring disclosure in financial statement appropriately reflected in the financial statement. Auditor की responsibility है कि ऐसे subsequent events हुए या नहीं, उसके लिए audit procedures को perform करे till the date of auditor's report, right? अच्छा question है। तो next question जो है, Kundan, a CA student, is a part of an engagement team conducting audit of an entity. The audit procedures are nearing completion. He notices that an engagement partner has asked for a cash flow forecast from management for next 12 months from the date of the financial statement. जो कुंदन है वो CA स्टूडेंट है, मतलब आर्टिकलशिप कर रहे होंगे, तो उन्होंने देखा कि एंगेजमेंट टीम में एंगेजमेंट पार्टनर है, उन्होंने कैश फ्लो नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मंगवाया है। Keeping in view above, answer the following. Discuss likely purpose of engagement partner in the above situation. Elaborate upon significance of such testing being performed by engagement partner. क्यों engagement partner ने next 12 months का cash flow statement मंगवाया होगा, forecast मंगवाया होगा, उसका रीजन क्या हो सकता है, उसका significance क्या हो सकता है। तो गोइंग कंसर्न चेक करने के लिए ऐसा हो सकता है ताकि पता चले कि गोइंग कंसर्न कंटिन्यू assumption जो है वो बराबर है या। State any two audit procedures in relation to cash flow forecast likely to be performed by engagement partner. वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए ऑडिटर क्या परफॉर्म करेगा, ऐसे कोई भी दो प्रोसीजर हमें बतानी है। कैश फ्लो है वो फोरकास्ट के बेसिस पर है, राइट, तो उसमें जो डेटा लिया है, बेस लिया है, वो बराबर है नहीं, और जो अजम्पशन ली है टू फोरकास्ट वो बराबर है या नहीं, वो हमें चेक करना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। In the given situation, the engagement partner has asked for a cash flow forecast from management for the next 12 months from date of financial statements. The audit procedures are also nearing completion. Therefore, purpose of engagement partner in requiring a cash flow forecast is to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding and to conclude appropriateness of management's use of going concern basis of accounting in preparation of its financial statement. Going concern basis जो assumption लिया है मैनेजमेंट ने वो प्रॉपर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फोरकास्ट है वो मंगवाया है। Further, his purpose also to conclude on basis of audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast a significant doubt on ability of entity to continue as a going concern and to report in accordance with ऐसा 570। वो फोरकास्ट वगैरह चेक करेंगे तो पता चलेगा कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं। इवन जो दूसरे इवेंट्स या कंडीशन है कि जो भी इंडिकेट करते हैं कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं, और अकॉर्डिंगली ऐसा 570 के हिसाब से रिपोर्ट किया जाएगा। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए ये फोरकास्ट चेक किया जाएगा। The significance of testing going concern assumption is due to its effects on preparation of financial statements. When the usage of going concern is considered as appropriate, assets and liabilities are recorded on the basis that entity will be able to realize its assets and discharge liabilities in normal course of business. गोइंग कंसर्न असम्पशन चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन अप्रोप्रिएट है तो असेट्स और लायबिलिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही रियलाइज होगी, डिस्चार्ज की जाएगी, ऐसा माना जाएगा। तो उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो प्रिपेयर किए जाते हैं। In case it is not so viewed, financial statements are prepared on liquidation basis. Hence, testing of such an assumption provides evidence to auditor whether the use of assumption is appropriate or not. और अगर वो गोइंग कंसर्न assumption बराबर नहीं है तो लिक्विडेशन बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर है या नहीं, उसके लिए गोइंग कंसर्न assumption को चेक करना हमारे लिए जरूरी है। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था, two audit procedures in relation to cash flow forecast likely to be performed. Evaluate reliability of underlying data generated to prepare the forecast. जो डेटा है वो बराबर है या नहीं, उसकी reliability चेक करेंगे। Determine whether there is a adequate support for assumptions underlying the forecast, और assumptions के लिए support बराबर है या नहीं वो चेक किया जाएगा। राइट, तो ये दो प्रोसीजर्स परफॉर्म की जाएगी। ये ऑलरेडी बुक में तो दिया हुआ है। क्लियर? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब आरटीपी में से क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये चैप्टर 7 के दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए। फिर चैप्टर 8 का 18th क्वेश्चन है, मेंशन सम एग्जांपल्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस वेयर द ऑडिटर मे कंसीडर इट नेसेसरी टू इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐसे 706 में कवर अप होते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स देने हैं कि जहां पर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड किया जाएगा। तो कोई कैटास्ट्रोफ हुई है, राइट, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं, तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है, पर उसके लिए उसके ऊपर यूजर को अटेंशन ड्रॉ करने के लिए अगर जरूरी लगता है ऑडिटर को, तो उसके लिए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे सकते हैं। ये ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है। अब क्वेश्चन 19 देखते हैं। CAS while conducting audit of an entity is facing following issues. He has not been provided with necessary support for attending inventory count process of an entity asset year end. ऑडिटर को इन्वेंटरी काउंटिंग के लिए अलाउ नहीं करते हैं, उसके लिए वो प्रोसीजर्स वो फॉलो करनी है, इन्वेंटरी काउंटिंग जो करना है उसको अटेंड करने के लिए वो अलाउ नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। सेकंड, अकाउंट मैनेजर इज नॉट प्रोवाइडिंग हिम for present address of customers as well as the suppliers for sending external confirmation. Even mail IDs have not been provided on the pretext of business confidentiality. एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना है सप्लायर और कस्टमर को, तो उसके लिए एड्रेस भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, मेल आईडी भी नहीं प्रोवाइड करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह जैसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। He was not able to verify revenues of entity due to lack of complete details. रेवेन्यू भी नहीं चेक कर पा रहे क्योंकि कंप्लीट डिटेल्स नहीं दी गई है। He has been asking for bills on sample basis for the purpose of verifying expenses, but staff has been making lame excuses. Expenses को sample basis पर verify करना है तो उसके लिए भी कोई ना कोई फालतू से arguments, excuses बता रहे हैं, but वो sample हमें नहीं देते, auditor को नहीं देते हैं। The matter was brought to knowledge of higher management, but of no avail. Higher management को भी बताया, फिर भी उसका कोई भी solution नहीं मिला। The auditor CAS has come to the conclusion that the possible effects on the financial statements of undetected misstatements would be material and affecting many aspects of financial statement, and in such a case, a qualification of the opinion would be inadequate to communicate the gravity of the situation. इस सिचुएशन में ऐसा ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स है, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, उसकी इंपैक्ट मटेरियल है और वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी हो सकती है। अफेक्टिंग मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि वो परवेसिव इफेक्ट है, मटेरियल एंड परवेसिव, इसीलिए सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन देने से नहीं चलेगा। हाउ शुड द ऑडिटर प्रोसीड इन सच अ सिचुएशन? इस केस में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर के पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, राइट। जहां पर विड्रॉवल पॉसिबल है फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट, तो उन्हें विड्रॉ कर लेना चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट में से, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो किस तरह से ऑडिट होगा? तो विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट।
जहां पर ऑडिट एंगेजमेंट में से विड्रॉवल पॉसिबल नहीं है तो वहां पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है वो इश्यू किया जाएगा, क्योंकि जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल एंड परवेसिव है, राइट। और जहां पर भी अगर विड्रॉवल कर रहे हैं तो उनको जो भी रेगुलेटर्स है, टीसीडब्ल्यूजी है, जिनको भी अगर कम्युनिकेट करना जरूरी है तो वो कम्युनिकेट करके जाएंगे। In the given case, auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence relating to inventories, debtors, creditors, revenues, and expenses. The matter was brought to the knowledge of management, but no result has been achieved. In such circumstances, auditor should proceed as given hereunder. If the auditor concludes that the possible effects on the financial statements of undetected misstatements, if any, could be both material and pervasive, so that a qualification of the opinion would be inadequate to communicate the gravity of the situation, the auditor shall withdraw from the audit where practicable and possible under applicable law regulation, or if withdrawal from the audit before issuing the auditor's report is not practicable or possible, disclaim an opinion on the financial statement. जहां पर withdrawal possible है, withdraw from the audit engagement. जहां पर before issuing audit report withdrawal possible नहीं है तो वहां पर disclaimer of opinion है वो express किया जाएगा. If auditor withdraws from such an engagement, before withdrawing, auditor shall communicate to TCWG any matters regarding misstatements identified during the audit that would have given rise to modification of the opinion. Simple. Similar kind of question टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में दिया था, बट वहां पर ऐसा बोल दिया था कि विड्रॉवल पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ आंसर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन था. यहाँ पर दोनों सिचुएशन कवर अप की है इस क्वेश्चन. क्लियर. चलिए फिर चैप्टर 9 के क्वेश्चन है जो डायरेक्ट क्वेश्चन है. पिल्फरिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स इन एनी होटल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट बी अंडरमाइंड. एक्सप्लेन. होटल के केस में इंटरनल कंट्रोल चेक करना जरूरी है, वो यहाँ पर समझाना है जो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है. And 21st question, from a lessee's perspective, highlight main difference between an operating lease and finance lease only in relation to accounting treatment and tax benefits. लेसी के पर्सपेक्टिव से बताना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस रहेगा फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में, जो बुक में दिया हुआ है. पर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट के लिए ही मेंशन करना रहेगा. तो ये दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं. चलिए अब 22nd क्वेश्चन जो है RTP का वो देखते हैं. While conducting statutory audit of branch of a nationalized bank, it is noticed by CAZ that credit facilities granted to a borrower consisting solely of a term loan have been classified as the substandard asset during the year 2022-23 due to failure of borrower to pay EMIs on time. एक नेशनलाइज्ड बैंक ऑडिट कर रहे हैं CAZ. उन्होंने देखा कि कोई एक बोरोवर है जिन्होंने टर्म लोन लिया था, राइट, उनको सबस्टैंडर्ड में क्लासिफाई किया है. Such EMIs were outstanding for more than 90 days and account was therefore classified as a substandard asset. 90 days के लिए वो outstanding था, इसलिए उन्हें substandard asset में classify किया है. CAZ also agreed to above asset classification made by branch management. उन्होंने देखा कि branch management ने जो किया है substandard में classification वो बराबर है. What are CAZ's responsibility regarding verification of compliance with income recognition norms by branch in respect of above credit facilities? यहाँ पर जो revenue recognition के बारे में ऑडिटर को क्या चेक करना होगा वो हमें मेंशन करना है. जो क्लासिफिकेशन असेट क्लासिफिकेशन है वो तो प्रॉपर है, बट जब भी एनपीए बनता है कोई भी असेट, राइट, कोई भी लोन, तो उसमें जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है वो भी एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस पर किया जाता है, ना कि अक्रूवल बेसिस पर. तो अगर अब तक कोई भी इनकम रिकॉग्नाइज की है तो उसको रिवर्स करना रहेगा, तो वो चेक करना होगा. और कोई भी कमीशन या फिर कोई भी ऐसी दूसरी इनकम भी रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी. चलिए इसका आंसर देखते हैं. RBI norms stipulates that if any advance account become NPA at close of any year, the entire interest accrued or credited to income account in past period should be reversed or provided for if the same is not realized. जितना भी इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज किया उसको रिवर्स किया जाएगा, राइट, या फिर उसके लिए प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा. अगर प्रीवियस ईयर का है तो प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा, इसी साल का है तो रिवर्स किया जाएगा. Further, in respect of NPS, fees, commission and other similar income that have accrued should cease to accrue in the current period and should be reversed or provided for with respect to past periods if uncollected. Commission या ऐसी कोई भी जो fees वगैरह है उसको भी reverse किया जाएगा या फिर provision किया जाएगा. In the given case, account has turned substandard asset, which is a type of NPA. Therefore, auditor should make compliance of above norms relating to income recognition. सिंपल. ये दोनों पॉइंट्स ऑलरेडी बुक में दिए हैं, बट ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे. उसमें नॉर्मली तो क्या चीज इनकम में रिवर्स किया जाएगा वो दिया है, बट यहाँ पर स्पेसिफिक सिनेरियो में क्या
देखा जाएगा, क्या रिवर्सल किया जाएगा, वो हमें मेंशन करना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी चैप्टर 10 का है, इंपॉर्टेंट है। While verifying provisions of advance of a branch of MCO bank as a part of statutory branch audit, CSZ notices that credit facilities consisting of term loan of KRT enterprises have been classified under doubtful asset D1 category. एक जो MCO बैंक की ब्रांच का ऑडिट कर रहे थे, तब देखा कि जो ये KRT एंटरप्राइज जो बोरोवर है, उनकी कोई असेट को D1 डाउटफुल असेट में क्लासिफाई किया है। The outstanding balances in above term loan account of as on 31st March 23 is rupees 50 lakhs. टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 50 lakhs का। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन अकाउंट इज रुपीज 40 lakhs, और जो सिक्योरिटीज है वो 40 lakhs की है। द ब्रांच हैज मेड प्रोविजन ऑफ रुपीज 7.5 lakhs। इज प्रोविजन मेड बाय ब्रांच प्रॉपर। 50 लाख की लोन है, 40 लाख की सिक्योरिटीज है, और उसके सामने प्रोविजन कितना किया है? 7.5 lakhs। क्या वो बराबर है या नहीं, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है, राइट। 50 lakhs की टोटल लोन है, उसमें से 40 लाख सिक्योर्ड लोन है, 10 लाख रुपीज की अनसिक्योर्ड लोन है, तो वो कंसिडर किया जाएगा। D1 कैटेगरी में अगर कोई भी एसेट को क्लासिफाई किया है, तो उसमें जो प्रोविजनिंग की नॉर्म्स है कि अगर सिक्योर्ड लोन है तो उसमें 25% प्रोविजन किया जाएगा, और अगर अनसिक्योर्ड है तो 100% है वो प्रोविजन किया जाएगा। तो यहाँ पर 40 लाख के ऊपर 25% प्रोविजनिंग और 10 लाख के ऊपर 100% प्रोविजनिंग किया जाएगा। The provisions for advance falling in D1 category is required 25% of secured proportion and 100% of unsecured proportion. Therefore, provision in above case is arrived as under outstanding balance 50 lakhs, value of security 40 lakhs, unsecured of portion 10 lakhs. Therefore, outstanding balance of rupees 50 lakhs is secured to the tune of rupees 40 lakhs and balance rupees 10 lakhs are considered as a unsecured. तो प्रोविजन कितना होगा? 25% ऑफ सिक्योर्ड पार्ट दैट इज ऑन 40 lakhs, तो वो होगा 10 lakhs रुपीज, और 100% ऑन अनसिक्योर्ड दैट इज ऑन 10 lakhs, दैट इज 10 lakhs रुपीज। तो टोटल 20 lakhs रुपीज का प्रोविजन करना है। बैंक ने 7.5 lakhs किया है, तो गलत है, 20 lakhs करना था। ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट इसमें गलती होने के चांसेस है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में गलती होने के चांसेस है। सिंपल। फिर चैप्टर 11 के क्वेश्चन है। CAX has been offered audit of financial statements of TDK Industries, a partnership firm. Prior to accepting proposed offer, he insists upon obtaining an agreement of management regarding acknowledgement of its responsibility of having proper process in place to ensure that financial statements prepared are free from material misstatements. CAX है, उनको एक इंडस्ट्रीज का ऑडिट मिलता है, एक कंपनी, एक फर्म का ऑडिट मिलता है, पार्टनरशिप फर्म है, उनका ऑडिट मिलता है। उसके पहले वो एक्सेप्ट करने से पहले वो ऐसा बोलते हैं कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो प्रोसीजर्स वगैरह सब कुछ बराबर किए इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहे। However, management is of the view that it is auditor's duty to detect material misstatement in financial statement, and such an insistence by auditor is totally uncalled for. पर मैनेजमेंट का ऐसा व्यू है कि मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने का काम ऑडिटर का है, और उसके ऊपर जो इंसिस्टेंस है कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो वो गलत लग रहा है मैनेजमेंट को। Whose view is proper? Also discuss reasons for arriving at your conclusion. What should be likely proper course of action for CAX in above situation? इसमें किसका व्यू सही है और ऑडिटर को क्या करना चाहिए? यहाँ पर CAX जो है वो प्री कंडीशंस है, पर ऐसा 210 है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्री कंडीशंस की बात करते हैं। प्री कंडीशंस में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं, और जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका एक्नॉलेजमेंट लेने की बात है। और उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनल कंट्रोल वगैरह जो है मेंटेन करना, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो प्री कंडीशन होनी चाहिए, तभी ऑडिटर है वो ऑडिट एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आंसर मेंशन किया जाएगा। As a 210 deals with the auditor's responsibilities in agreeing the terms of audit engagement with management and where appropriate TCWG. This includes establishing that certain preconditions for an audit responsibility for which rest with management and where appropriate those charged with governance are present. The objective of the auditor is to accept or continue audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has been agreed to. Base, ये जो base है वही preconditions है. Establishing whether preconditions for an audit are present and confirming that there is a common understanding between the auditor and management and where appropriate TCWG of the terms of the audit engagement. One of the preconditions for an audit is to obtain the agreement of management that it acknowledges and understands its responsibility for preparation of financial statement and for such internal control as it necessary to
एनेबल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसमें से एक प्री कंडीशन क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। In the given situation, CAX insisting only upon obtaining agreement of management regarding acknowledgement of its responsibility for internal control to enable preparation of financial statements that are free from material misstatement in accordance with SA 210. Design, implementation and maintenance of internal control to ensure preparation of reliable financial statements that are free from material misstatement is management's responsibility. Internal control को design, implement और maintain करवाना की responsibility management की है, तो उनको acknowledge करना चाहिए. He is insisting on obtaining agreement of management regarding acknowledgement of its responsibility. Therefore, CAX's view is proper. ये precondition के हिसाब से ही वो acknowledgement लेना चाहते हैं, तो CAX का जो view है वो proper है. In case management does not provide such agreement acknowledgement its responsibility, the auditor shall not accept proposed audit engagement unless required by lower regulation. अगर वो lower regulation के हिसाब से compulsory नहीं है, तो auditor को ये audit engagement accept करना नहीं चाहिए. राइट ये ऐसे 210 के हिसाब से था. अब ये लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 11 का है ये. ऐसे 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट द फॉर्म इज सब्जेक्ट टू SQC 1. ऐसे 220 है वो SQC 1 के ऊपर प्रीमाइज्ड है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिवन स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट क्वालिटी? आप क्या समझते हैं इसके बारे में, ऑडिट क्वालिटी के बारे में? ऐसे 220 का नाम है ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. SQC 1 का नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर अ फर्म दैट performs audit and review of historical financial information and other assurance engagement and related services. तो SQC 1 है वो broader term में है, वो CA फॉर्म को applicable होता है जो भी engagement services provide करते हैं. ऐसे 220 है वो quality control in case of audit of financial statement. वो particular एक client का audit करते हैं तो उसमें quality control maintenance के बारे में है. SQC 1 बेस है, उसके ऊपर ही ऐसे 220 है. ऐसे 220 specific है, SQC 1 broader term में है. दोनों ही क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं. Audit quality is essential to maintain confidence in independent assurance provided by the auditors. It is responsibility of auditor to maintain high audit quality. SQC1 and SA220 both deal with quality control. SQC1 applies to entire firm, however SA220 applies to particular audit engagement. Simple, जो हमने अभी डिस्कस किया वही चीज है. Based upon quality control system of firm established in accordance with requirements of SQC1, quality control policies pertaining to audit engagements are decided by engagement teams. Engagement partner of a team responsible for quality control procedure of a particular audit engagement in accordance with SA 220. SQC1 के हिसाब से quality control की policies बनती है कि जो भी फॉर्म है वो किस तरह से क्वालिटी मेंटेन करेंगे, और उसके हिसाब से होता है कि जो भी ऑडिट के लिए एंगेजमेंट पार्टनर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है to maintaining the quality for the audit of that particular client's audit. Therefore, SA 220 is premised on the basis that the firm is subject to SQC 1. Within the context of the firm's system of quality control, engagement teams have a responsibility to implement quality control procedures that are applicable to the audit engagement. Simple, easy question, right? तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस है RTP May 24 में डिस्क्रिप्टिव, तो वो सारे हमने डिस्कस किए. उसमें से 12 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, अलग है, तो वो हमने इन डिटेल डिस्कस किए. बाकी के 13 क्वेश्चंस क्या है वो हमने फटाफट देख दिए. राइट, ऑलरेडी MCQs तो वो मैंने पहले पार्ट में कवर अप कर ही दिया है. तो ये पूरा RTP May 24 का डिस्कशन था. होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. राइट, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. Thank you so much. Stay tuned for more videos.